वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं, पाठ 8, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भाग 1। हमारे भारत देश का मानचित्र 1947 15 अगस्त जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। इसमें हम कुछ हिस्से देख रहे हैं। ये जो आपको हरे रंग से दर्शाया गया है, ये पश्चिमी पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। 1947 15 अगस्त के दिन इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया था और ये पश्चिमी पाकिस्तान। इसके अलावा ये हम देख रहे हैं वर्तमान म्यांमार, पहले इसे बर्मा कहा जाता था। ये भी भारत का ही हिस्सा था। खैर, अब हम देखते हैं भारत के किस हिस्से के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ये जो भारत का हिस्सा है, इसके बारे में हम खास बात करेंगे। देखते हैं कौन सी बात है। ये मानचित्र का, उसी मानचित्र का एक हिस्सा जहां पर 1929 में एक अधिवेशन हुआ था। ये है लाहौर। अब हम ये देख रहे हैं कि वर्तमान ये भारत का हिस्सा है। ये पहले ये पूरा हिस्सा पंजाब कहलाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये ये पूर्वी पंजाब और ये पश्चिमी पंजाब। अब ये हिस्सा अलग हो चुका है। अब ये पंजाब हमारे देश का पंजाब है और ये पाकिस्तान का पंजाब प्रांत कहलाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लाहौर, और इसी जगह पर हुआ था 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसे कहते हैं कांग्रेस का अधिवेशन था। और इस अधिवेशन में कौन सी मांग रखी गई थी? इस अधिवेशन में पहली बार मांग रखी गई थी भारत के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग। और दूसरा जो इस अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय। और इस अधिवेशन के कुछ क्षण चित्र हम देख रहे हैं यहाँ पर। इसमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें भाग लिया था और पूरे जोशो खरोश के साथ अपनी मांगों को उठाया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई?
दांडी मार्च भारत के इतिहास में एक बहुत ही प्रमुख यात्रा है। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे खत्म हुई और क्यों शुरू हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी ये। इसकी शुरुआत हुई गुजरात राज्य में। गुजरात राज्य में साबरमती स्थान और साबरमती से दांडी तक की पैदल यात्रा, दांडी भी एक स्थान है गुजरात का, तो साबरमती से दांडी तक की जो पैदल यात्रा है इसे हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं क्या है दांडी मार्च। महात्मा गांधी अपने अनुयायियों के साथ दांडी तट पे पहुंचे और उन्होंने नमक हाथ में उठाया। आखिर किस बात का प्रतीक था ये नमक उठाना? भारत में अंग्रेजों के शासनकाल के समय नमक उत्पादन और विक्रय के ऊपर बड़ी मात्रा में कर लगा दिया गया था। अंग्रेज सरकार के कठिन क्रूरतम निर्णयों से हम सब वाकिफ हैं। जितने भी हमने पाठ अभी तक पढ़े हैं उसमें अंग्रेज सरकार ने कौन कौन से क्रूर निर्णय लिए और भारतीय जनता ने किस तरह से उसका विरोध किया। तो उसमें एक बड़ा क्रूर निर्णय ये भी था कि उन्होंने नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था। अब नमक जो है ये एक जीवन में अत्यंत आवश्यक वस्तु है। अमीर गरीब छोटा बड़ा किसी भी राज्य में रहने वाला हो, किसी स्थान पे रहने वाला हो, नमक हर एक के जीवन की आवश्यकता थी। तो नमक एक जीवनावश्यक वस्तु होने के कारण भारतवासियों को इस कानून से मुक्त करने और अपना अधिकार दिलवाने हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी जी को लगा कि यदि हमने ऐसे ऊट पटांग बातों को या ऐसे क्रूरतम निर्णयों को यदि हमने स्वीकार कर लिया तो ये अंग्रेज सरकार तो हमारे साथ क्या क्या व्यवहार करेगी। और नमक के ऊपर टैक्स यानी हर आदमी टैक्स देगा। जिसके पास कुछ इनकम है, आय का जरिया है, नहीं है, कम जरिया है, कम आय है, ज्यादा आय है, हर व्यक्ति टैक्स देगा। तो ये तो बहुत ही गलत निर्णय था। तो इसका विरोध करने का निश्चय हुआ। और कैसे इसका विरोध हुआ? महात्मा गांधी जी ने अपने साबरमती आश्रम, अहमदाबाद के पास जो उनका आश्रम था, साबरमती आश्रम, वहां से लेकर दांडी तक की यात्रा, पैदल यात्रा की। यह यात्रा उन्होंने कब शुरू की? 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी 78 स्वयं सेवकों के साथ साबरमती आश्रम से निकले और कहां की ओर चल पड़े? दांडी की ओर चल पड़े। इस चित्र में हम देख रहे हैं महात्मा गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी की ओर प्रयाण करते हुए, और साबरमती आश्रम से लेकर ये दांडी जो स्थान था इसके बीच उन्होंने लगभग 385 किलोमीटर की यात्रा जो थी वो पैदल की। और जितने भी गांव रास्ते में पड़े हर गांव में उन्होंने भाषण दिया और जनता से ये आह्वान किया कि आप लोग निर्भीक होकर हमारे इस आंदोलन में शामिल हो जाइए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, महात्मा गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। उनका पूरा मानना था कि हम लोग असहयोग के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से सत्य का आग्रह करते हुए अपनी बात को हम सरकार के सामने रखेंगे। और इसलिए उन्होंने जनता से कहा कि आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, हम किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। और गांधी जी के ऐसे उत्साहपूर्ण जोशपूर्ण भाषणों से अवज्ञा भंग का संदेश चारों ओर फैलता गया और गांधी जी के साथ लोग जुड़ते गए। गांधी जी अंततः दांडी पहुंच गए। चले थे 12 मार्च को और पहुंचे, दांडी पहुंचे वो 5 अप्रैल को। हम देख रहे हैं इस चित्र में यहाँ पर कि गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने नमक हाथ में उठाने का उपक्रम किया। नमक हाथ में उठाया, इसका क्या अर्थ था? 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी के समुद्र किनारे
नमक उठाकर कानून भंग किया। गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था कि जो भी नमक का उपयोग करेगा वो टैक्स देगा। और नमक तो हमारे यहाँ इतना बड़ा समुद्री किनारा है, गुजरात का तट है, महाराष्ट्र का है, नीचे हम देखते हैं तो पूरा गोवा है, केरल है, पूरा समुद्री किनारा है। पूर्व में हम देखें तो उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, ये पूरा का पूरा समुद्री किनारा भारत को मिला हुआ है। तो यहाँ तो नमक स्वाभाविक रूप से हमें उपलब्ध होता है। तो ऐसी जगह पर नमक के ऊपर टैक्स लगाना ये बहुत ही अमानवीय निर्णय था। गांधी जी ने समुद्र किनारे का नमक उठाया और अंग्रेज सरकार को यह चेतावनी दी कि हम नमक का उपयोग करेंगे और ये हमारा अधिकार है, हम आपको इस पर कोई कर नहीं देंगे, कोई टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने नमक हाथ में उठाकर अंग्रेज सरकारों ने जो कानून बनाया था उसको भंग करने का एक प्रतीकात्मक उन्होंने चिन्ह दे दिया, प्रतीकात्मक घोषणा कर दी कि हम नमक उठाएंगे। और इस तरह से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। जब गांधी जी ने यहाँ पे दांडी में यह कानून तोड़ दिया तो पूरे देश में इस आंदोलन का प्रसार हो गया और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के कोने कोने में फैल गया। और इस दांडी यात्रा, दांडी मार्च, या जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, उसके ऊपर बाद में भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम आता है खां अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें हम सरहदी गांधी के नाम से भी जानते हैं। सरहदी गांधी का मतलब क्या? सरहद मतलब होता है सीमा, बॉर्डर जिसे हम कहते हैं। गांधी तो हम सब जानते हैं गांधी जी का नाम के रूप में। अब ये सरहदी गांधी कौन है? ये हमें लग रहा है ये तो महात्मा गांधी जी नहीं है, तो कौन है ये? ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने खुदाए खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की थी और ये गांधी जी के बहुत पक्के अनुयायी थे। गांधी जी के प्रति बहुत निष्ठा थी अब्दुल गफ्फार खान जी की। जब यहाँ पर दांडी मार्च शुरू हुआ, यहाँ पर जो नमक कानून को तोड़ा गया, नमक कानून भंग किया गया, उसी समय 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में भी सत्याग्रह शुरू हुआ। पेशावर वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, पहले ये भारत का ही हिस्सा था। और ये जो सत्याग्रह वहां शुरू हुआ उसका नेतृत्व कर रहे थे सरहदी गांधी जी, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान जी। और पेशावर की जनता ने उनका पूरा पूरा साथ दिया, क्योंकि गांधी जी का यह सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें हिंसा का कोई सहारा नहीं लिया गया था, यह देश की जनता को भा गया था कि हमें तो कोई खून खराबा करना ही नहीं है और हम अपना विद्रोह जो है वो दर्ज कराएंगे। अब उस समय पर क्या हुआ? अंग्रेज सरकार ने इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया, इस सत्याग्रह को कुचलने का प्रयास किया। उस संदर्भ में चंद्र सिंह ठाकुर, इन्हें भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के महानायक के रूप में याद किया जाता है। कौन थे ये चंद्र सिंह ठाकुर जी? आओ जानते हैं कुछ उनके बारे में। चंद्र सिंह ठाकुर जी अंग्रेजों की सेना में थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया था और कई युद्ध जीतने में उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया था। अंग्रेज सरकार भी उनसे बहुत प्रभावित थी। और प्रथम विश्व युद्ध का समय कौन सा है? 1914 से लेकर 1918 तक का समय है, हम सब जानते हैं। तो 1920 के बाद क्या हुआ? जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो भारत वापस आए। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप की धरती पर लड़ा गया था, तो उस समय वो फ्रांस में थे और उसके बाद युद्ध खत्म हुआ 18 में, वो वापस इंडिया आए। जब वो भारत वापस आए तो 1920 के बाद आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए। आर्य समाज आपको याद है, इसकी स्थापना की थी महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, और उनके संपर्क में आए चंद्र सिंह ठाकुर जी। आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए और उनके अंदर एक स्वदेश प्रेम का जज्बा पैदा हो गया। अपने देश के प्रति एक
प्रेम, लगन, निष्ठा की भावना पैदा हो गई। उसके पहले तो वो अंग्रेज सरकार के लिए काम कर रहे थे, तो उनके मन में वो जो थोड़ी सी भावना उमड़ने लगी अपने स्वदेश प्रेम की। लेकिन नौकरी तो उन्होंने छोड़ी नहीं थी। और जब पेशावर में ये सत्याग्रह हुआ खान अब्दुल गफ्फार खान जी के नेतृत्व में, तो लगभग एक हफ्ते तक वो शहर सत्याग्रहियों के नियंत्रण में आ गया था। यानी अंग्रेज सरकार का जो शासन वहां पे ऐसे असफल होते हुए नजर आ रहा था। अंग्रेज सरकार घबराने लगी। अब उसने इस सत्याग्रह को कुचलने के लिए क्या किया, उन्होंने गढ़वाल पलटन को भेजा वहां पे, और ये उनको आदेश दिया कि आपको इन सत्याग्रहियों पर गोली चलानी है। बच्चों याद करो, 13 अप्रैल 1919 को ऐसा ही एक आदेश जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग के लिए कि निहत्थी जनता पर गोली चला दो, और उसी की यहाँ पे रिपीटेशन हो रहा था उसी का। अंग्रेज सरकार ने फिर से आदेश दिया कि ये जो सत्याग्रही हैं ये तो निहत्थे थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी तो अहिंसा वाले थे, हिंसा पर विश्वास नहीं रखते थे। तो अंग्रेज सरकार ने ये आदेश दिया गढ़वाल पलटन को कि तुम इन सत्याग्रहियों पर गोली चलाओ। और उस गढ़वाल पलटन का नेतृत्व कर रहे थे ठाकुर चंद्र सिंह। ठाकुर चंद्र सिंह ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने तब तक उनके मन में एक देश प्रेम के प्रति एक अलग से ही एक लौ जाग उठी थी। और उसके बाद जनता, निहत्थी जनता जिसके पास कोई हथियार नहीं है, उस पर हम गोली चलाएं, ये चंद्र सिंह ठाकुर जी को गवारा नहीं था, और उन्होंने अंग्रेज सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें न्यायालय ने कठोर दंड दिया, लेकिन चंद्र सिंह ठाकुर अंग्रेज सरकार के आगे झुके नहीं। और इसी घटना ने, ठाकुर चंद्र सिंह जी के गोली चलाने से इनकार कर देने की घटना, उसके बाद उनको कठोर दंड दिए जाने की घटना, इसी घटना ने पेशावर कांड में गढ़वाली बटालियन को एक ऊंचा दर्जा दिलाया। और इसके बाद से ठाकुर चंद्र सिंह को चंद्र सिंह गढ़वाली नाम मिला, और इनको पेशावर कांड का नायक माना जाने लगा। सोलापुर का सत्याग्रह। इसके पहले हमने देखा कि पेशावर सत्याग्रह के बाद अंग्रेज सरकार थर्राने लगी थी गांधी जी से। अंग्रेज सरकार को लगा कि ये तो महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में फैलते जा रहा है, और इसलिए उन्होंने 4 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। पूरे देश में दमन नीति शुरू कर दी। दमन नीति मतलब, दमन मतलब क्या, दबाना, जबरदस्ती लाठी चार्ज करो, गोली चलाओ, आंसू गैस छोड़ो, यानी जबरदस्ती किसी बात का दमन करना। तो अंग्रेज सरकार ने इस दमन नीति का सहारा ले लिया। लेकिन गांधी जी को कैद करना और देश में दमन नीति का चक्र चलाना, इसकी चारों तरफ निंदा होने लगी। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार किया, और 6 मई को सोलापुर के मिल मजदूरों ने सत्याग्रह कर दिया। उन्होंने हड़ताल का आयोजन कर दिया, और इस अवसर पर सोलापुर में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया। अब जुलूस में थे तब सत्याग्रही, गांधी जी के फॉलोअर्स थे सब, यानी उन्हें किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी थी। यहाँ पर फिर अंग्रेज सरकार ने अपनी क्रूरता का परिचय दिया, और तत्कालीन कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। देखो घटना की कैसे किस तरह से घटना का रिपीटिशन हो रहा है। 1919 में जलियांवाला बाग में निहत्थी जनता पर गोली चलाई गई। 1930 में पेशावर में ठाकुर चंद्र सिंह जी को आदेश दिया कि चला दो जनता पर गोली। यह अलग बात थी कि ठाकुर चंद्र सिंह जी ने उसे माना नहीं। और फिर उसी बाद 6 मई 1930 को कलेक्टर ने फिर से जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस बार लेकिन गोली चली, और इस गोली चलने के फलस्वरूप शंकर शिवदारे और उनके साथ कई अन्य स्वयंसेवकों की मृत्यु हो गई।
आइए जानते हैं सोलापुर के सत्याग्रह में और क्या क्या हुआ। जनता ने पुलिस थानों, रेल स्टेशन, न्यायालयों, म्युनिसिपल इमारतों सभी जगह पर धावा बोल दिया। जब अंग्रेज सरकार ने आदेश दिया कि भाई गोली चलाओ, तो जनता भड़क गई और इस विद्रोह में, गुस्से में जनता ने पुलिस थानों पर धावा बोल दिया, रेलवे स्टेशनों पर धावा बोल दिया, म्युनिसिपल इमारतों पर धावा बोला। अब अंग्रेज सरकार के सामने कुछ बचा ही नहीं कि हम क्या करें, तो अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया, यानी सैनिकी कानून लागू कर दिया कि जो सेना करेगी वही फाइनल होगा, सेना के कानून को सबको मानना होगा, और जबरदस्ती इस आंदोलन को दबाया गया। सोलापुर सत्याग्रह के कुछ प्रमुख नाम जिन्होंने नेतृत्व किया था वो हैं कुर्बान हुसैन जी और जगन्नाथ शिंदे जी। ये इसमें आंदोलन में अग्रसर थे। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण सारडा और मलाप्पा धन शेट्टी, ये इस आंदोलन के लीडर थे और इनको गिरफ्तार किया गया और इनको फांसी दे दी गई। भारत में ऐसे हजारों हजारों शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की और हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दिए, चाहे वो अंग्रेजों की गोली खाई हो, चाहे उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया हो, और जिनके नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं और आज कहीं गुमनामी के अंधेरों में भी खो गए हैं। आज हम ये किताब पढ़ रहे हैं, ये पाठ पढ़ रहे हैं, इसलिए हम श्री कृष्ण सारडा को पढ़ रहे हैं, इसलिए हम मलाप्पा धनशेट्टी को पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कितने लोग जानते हैं इनके बारे में। तो भारत में ऐसे ऐसे हजारों हजारों गुमनाम शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान हंसते हंसते कुर्बान कर दी, आज़ादी की बलिवेदी पर अपने प्राण त्याग दिए, और उनकी कुर्बानी के बदले में आज हम अपने देश में आज़ादी का राष्ट्रीय पर्व मना पाते हैं। इसके बाद प्रमुख और एक नाम है धरसाना सत्याग्रह। गांधी जी ने तो एकदम जोर शोर में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू किया, गांधी जी के इस आंदोलन को इतना जबरदस्त प्रतिसाद मिला कि पूरे देश में ये आंदोलन फैला। पेशावर, सोलापुर, दांडी, इसके बाद धरसाना। अब धरसाना कहाँ पर है? तो धरसाना भी गुजरात प्रांत का ही हिस्सा है। दांडी सत्याग्रह के समापन के बाद महात्मा गांधी ने गुजरात में धरसाना नामक जगह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अगले विरोध हेतु चुना। धरसाना में भी नमक सार थे, वहां पर भी, वहां नमक बनाया जाता था। तो महात्मा गांधी को लगा कि ये उचित स्थान है कि दांडी के बाद हमें धरसाना पे अपना धावा बोलना चाहिए। धरसाना सॉल्ट वर्क्स, ये जहां पर नमक सार थे, वहां के कंपनी का गेट हम देख सकते हैं यहाँ पर। और नमक कानून तोड़ने के लिए जो सत्याग्रही वहां पर निकले धरसाना में, उन पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। एक टुकड़ी पे लाठी चार्ज होता, लोग घायल होकर गिर पड़ते, उनका मरहम पट्टी होती उनकी, लेकिन उनका स्थान लेने के लिए दूसरी टुकड़ी आगे बढ़ जाती। दूसरी टुकड़ी पे लाठी चार्ज होता, वो घायल होती, गिर पड़ती, तीसरा ग्रुप निकल पड़ता। इस तरह से ये सिलसिला निरंतर चलता जा रहा था। धरसाना सत्याग्रह में महिला नेतृत्व उभर कर आया था और इसमें यह नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू जी ने। नमक कानून का विरोध पूरे महाराष्ट्र में भी अपना असर दिखाने लगा। महाराष्ट्र में जहां जहां नमक सार थे, वडाला, मालवण, शिरोडा स्थानों पर यह सत्याग्रह फैलता गया। हम देखते हैं मुंबई के पास वडाला, जिसे आज हम वडाला के नाम से जानते हैं। सिंधुदुर्ग जिले में यदि हम देखें तो यहाँ पर मालवण
और दूसरा स्थान है सिंधुदुर्ग में ही शिरोडा। ये समुद्री किनारे की पट्टियां हैं, ये देख रहे हैं हम, ये हम अरब सागर का किनारा और ये महाराष्ट्र का जो है समुद्री तट, समुद्री पट्टी लंबी सी। तो यहाँ पर नमकसार थे और यहाँ के लोगों ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह में अपना साथ दिया, अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिलाई। जहां नमकसार नहीं थे वहां लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना प्रारंभ किया और आदिवासियों ने बड़ी संख्या में जंगल सत्याग्रह में हिस्सा लिया। अब ऐसा तो नहीं था कि अंग्रेज सरकार केवल नमक पर कर लगा रही थी और लोगों को परेशान कर रही थी, भारतीय जनता को हैरान कर रही थी। वो तो हर हिस्से में रहने वाले भारतीय का दमन कर रही थी। तो जहां जहां नमकसार नहीं थे वहां के लोगों ने क्या किया, उन्होंने जंगल के लिए जो जबरदस्ती की थी अंग्रेज सरकार ने, उसके खिलाफ वहां के आदिवासियों ने विद्रोह किया और इस विद्रोह को हम जंगल सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। बिलाशी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर, पुसद आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए। हम देखते हैं बिलाशी कहाँ पर है, ये बिलाशी हम देख रहे हैं, सोलापुर के पास बिलाशी जगह, यहाँ पर जंगल सत्याग्रह हुआ, यहाँ जंगल भारी मात्रा में थे। इसके बाद हम देखते हैं अहमदनगर का संगमनेर स्थान, नासिक के पास कलवण स्थान, रायगढ़ जिले में चिरनेर स्थान और यवतमाल के पास पुसद। इन जगहों पर जो बड़े बड़े जंगल थे, जिन जंगलों में आदिवासी बड़ी संख्या में रहा करते थे और इन आदिवासियों ने अपने ऊपर थोपे जा रहे कुछ कानूनों का पुरजोर विरोध किया। महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया नमक सत्याग्रह जो साबरमती आश्रम से चला था और दांडी मार्च पर खत्म हुआ, लेकिन देखा जाए तो वो वहां पर खत्म नहीं हुआ। वहां से वो पहुंचा चलते चलते पेशावर, पेशावर से वो पहुंचा फिर सोलापुर, सोलापुर से धरसाना। इस तरह से भारत के कोने कोने में वो सत्याग्रह फैल गया और केवल नमकसार के विरोध में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के आदिवासियों ने इस सत्याग्रह में साथ दिया अपने जंगल को बचाने के लिए और उनका यह सत्याग्रह, उनका यह आंदोलन जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना गया। तो इस पाठ में हमने इतने सारे सत्याग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम बाबू गेनों के बलिदान के बारे में जानेंगे। हम जानेंगे गोलमेज परिषद के बारे में, गांधी इरविन समझौते के बारे में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण के बारे में। ठीक है, यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।